अक्सर ऐसा होता है ना। हर हॉस्टल के किसी न किसी कमरे की एक अपनी ही कहानी होती है। एक ऐसी कहानी जो अक्सर दबी आवाज में फुसफुसाकर सुनाई जाती है और जिसे सुनकर सच कहूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही डरावनी कहानी कमरा नंबर 13 के राज खोलने वाले हैं। चलिए फिर हिम्मत करके उस कमरे का दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर अंदर किसका इंतजार हो रहा है। तो कहानी की शुरुआत होती है हॉस्टल के मालिक शर्मा जी के इन बेहद सीधे सादे लेकिन कहीं ना कहीं बहुत अशुभ लगने वाले शब्दों से। यहीं से एक अजीब सी बेचैनी का माहौल बनना शुरू हो जाता है। कमरा नंबर 13। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो एक बदकिस्मती का साया है। नंबर 13 को तो वैसे भी हमेशा से ही अशुभ माना जाता रहा है। तो कहानी के पहले हिस्से में हमारा सामना होता है डर की उस पहली आहट से। ये वो पल हैं जहां हमारा मेन कैरेक्टर अमन पहली बार उस जगह पर कदम रखता है जो उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो ये है अमन, 12वीं क्लास का एक स्टूडेंट है जो पढ़ाई के लिए एक नए शहर आया है। अब बजट थोड़ा टाइट है तो उसे एक पुराने और सस्ते से हॉस्टल में रुकना पड़ता है। लेकिन हॉस्टल में घुसते ही सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसे एक अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे कोई उसे लगातार घूर रहा हो। ये डर का पहला सिग्नल था। पर नई जगह पर ऐसा महसूस होना कोई बड़ी बात तो नहीं है ना? अमन ने भी यही सोचा। इसे बस अपना वहम समझकर इग्नोर कर दिया। और फिर वो पहुंचता है कमरा नंबर 13 में। गलियारे के बिल्कुल आखिर में, एकदम कोने में, सबसे अलग थलग। बाहर मौसम कैसा भी हो, चाहे जितनी भी गर्मी हो, उस कमरे के अंदर एक अजीब, एक अननेचुरल सी ठंडक थी। और ये पहला पक्का इशारा था कि ये कमरा नॉर्मल नहीं है। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जहां डर सिर्फ एक एहसास नहीं रहता, वो धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर देता है। वो जिसे वहम समझा जा रहा था अब हकीकत में बदलने लगता है और अजीब घटनाएं एक एक करके सामने आने लगती हैं। और खेल पहली ही रात को शुरू हो जाता है। रात के करीब 1 बजे हैं और अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। अमन घड़ी पर नजर डालता है। टाइम हुआ है 1:07। बड़ा अजीब टाइम है ना? खैर, वो दरवाजा खोलता है और बाहर कोई भी नहीं है, बस फर्श पर गीले पैरों के निशान हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि ये निशान कहीं से आ तो रहे हैं पर कहीं जा नहीं रहे, वो बस दरवाजे के सामने आकर खत्म हो जाते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये किसके पैरों के निशान थे? क्या कोई मजाक कर रहा था या फिर कहानी कुछ और ही है? ये सवाल अब सिर्फ अमन के दिमाग में नहीं बल्कि हम सब के दिमाग में घूम रहा है। अगली रात खौफ एक कदम और आगे बढ़ जाता है। दस्तक की आवाज फिर से आती है, लेकिन इस बार दरवाजे से नहीं बल्कि कमरे के अंदर रखी बंद अलमारी के अंदर से। जरा सोचकर देखिए इस बात को। एक बंद अलमारी के अंदर से कोई कैसे दस्तक दे सकता है? वही आवाज, ठक ठक ठक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अब अमन का डर अपनी सारी हदें पार कर चुका था, लेकिन फिर भी उसने सारी हिम्मत जुटाई ये जानने के लिए कि आखिर उस अलमारी के अंदर है कौन। और जब अमन कांपते हाथों से अलमारी खोलता है तो अंदर कोई नहीं होता, बिल्कुल खाली। लेकिन अलमारी की अंदरूनी दीवार पर लकड़ी पर कुछ खरोच कर लिखा हुआ था। सिर्फ एक शब्द जो उस कमरे के सारे राज चीख चीख कर बता रहा था, हेल्प। ये मदद की एक खामोश चीख थी जो ना जाने कितने सालों से उस अंधेरे में कैद थी। जब घबराए हुए अमन ने हॉस्टल के मालिक शर्मा जी से इस बारे में पूछा तो उनका जवाब बहुत ही अजीब था। उन्होंने बात को टालते हुए कहा, अरे कोई नहीं, बस पुराना कमरा है। लेकिन ये कहते हुए उनकी आंखों में जो डर था ना, वो साफ साफ बता रहा था कि वो कुछ बहुत बड़ा और बहुत भयानक छिपा रहे हैं। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां सारे राज से पर्दा हटने वाला है। ये वो रात है जब अमन का आमना सामना उस चीज से होता है जिसने कमरा नंबर 13 को अपना घर बना रखा है। उस रात अमन की नींद अचानक टूट जाती है और वो देखता है कि उसके कमरे में एक परछाई खड़ी है। जब आंखें अंधेरे की आदी होती हैं तो वो देखता है कि ये उसी की उम्र का एक लड़का है जिसकी आंखें पूरी तरह काली हैं और चेहरे पर एक अजीब सा गहरा डर है। उस लड़के के मुंह से जो पहला वाक्य निकलता है वो अमन की रूह कंपाने के लिए काफी था। वो बहुत धीरे से कहता है, ये मेरा कमरा है,
ये कोई गुजारिश नहीं थी, ये एक दावा था, एक चेतावनी। फिर वो लड़का अपनी कहानी बताना शुरू करता है। वो अलमारी की तरफ इशारा करता है और कहता है, उन्होंने मुझे अंदर बंद कर दिया था। अब सारी तस्वीर साफ हो रही थी। वो दस्तक, वो खरोच कर लिखा हुआ हेल्प, ये सब इसी लड़के की कहानी थी। और फिर वो उस रात का सबसे भयानक सच बताता है। मैंने बहुत आवाज लगाई, बहुत चिल्लाया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला और मैं यहीं मर गया। अब जाकर अमन को समझ आया कि उस कमरे में वो अजीब सी ठंडक क्यों थी। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। वो लड़का धीरे धीरे अमन के करीब आता है और उसके चेहरे पर एक बहुत ही डरावनी मुस्कान आ जाती है और वो कहता है, अब तुम यहां हो तो मैं जा सकता हूं। इसका मतलब बिल्कुल साफ था, उसे मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई और उसकी जगह लेगा, एक रिप्लेसमेंट। तो कहानी का अंत किसी राहत के साथ नहीं होता, बल्कि एक ऐसे खौफ के साथ होता है जो कभी खत्म नहीं होगा। ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है। अगली सुबह जब शर्मा जी कमरे में आते हैं तो कमरा खाली होता है। अमन वहां नहीं था, वो गायब हो चुका था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उससे पहले वाला लड़का गायब हुआ था। इतिहास ने खुद को एक बार फिर दोहराया था। लेकिन कमरे में एक चीज बदल गई थी। अलमारी के अंदर जहां पहले सिर्फ हेल्प लिखा था, अब उसके ठीक नीचे एक और नाम खरोच दिया गया था, अमन। उस लड़के को आज़ादी मिल चुकी थी, अमन को हमेशा के लिए कैद करके। और कहते हैं कि यह सिलसिला आज भी जारी है। उस हॉस्टल के उसी कमरा नंबर 13 में हर रात ठीक 1:07 पर अलमारी के अंदर से दस्तक की आवाज आती है, ठक ठक ठक, जैसे कोई बाहर निकलना चाहता हो। और अब ये अमन है जो मदद के लिए पुकार रहा है। ये कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या शर्मा जी फिर किसी नए अनजान स्टूडेंट को ये कमरा देंगे? और अगर हां, तो अलमारी की दीवार पर अगला नाम किसका होगा?